इमेजिन करो कि आप युद्ध के मैदान में खड़े हो, आपके चारों ओर तबाही है और हवा में खून की बूंदें घुली हुई है। दिस वॉज द वर्ल्ड ऑफ जंगीज खान, इतिहास का सबसे बड़ा मंगोल एम्पायर का फाउंडर और पहला रूलर, एक ऐसा योद्धा जिसके नाम से ही लोग कांप उठते थे। अपने समय का सबसे क्रूर योद्धा जिसने सन 1206 से 1227 के बीच केवल 21 साल में करीब 40 मिलियन लोगों की जान ले ली थी और चाइना, ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, जापान, हंगरी, रशिया, अफगानिस्तान, साइबेरिया और बुल्गारिया सहित 16% लैंड एरिया को मंगोल एम्पायर में शामिल कर लिया था। उसकी फौज एक अनस्टॉपेबल वॉर मशीन थी जो अपने रास्ते में आने वाले हर एक साम्राज्य को धूल में मिलाती जा रही थी। सन 1221 जंगीज खान और उसके 50,000 मंगोलियन सोल्जर्स की आर्मी ने पंजाब के कलाबाग में इंडस रिवर के पास ख्वारेज़मियन एम्पायर को एक भयंकर युद्ध में हराकर अभी कैप्चर ही किया था। युद्ध का मैदान खून से लाल हो चुका था, लाशों के ढेर लगे थे। ख्वारेज़मियन आर्मी का आखिरी इंसान भी मारा जा चुका था। जंगीज खान की विजय का शोर गूंज रहा था और अब वो इंडस रिवर के किनारे खड़ा भारत की ओर देख रहा था। जंगीज खान और दुनिया की सबसे अमीर भूमि भारत के बीच केवल इंडस रिवर थी। जंगीज खान को बस अपनी मंगोलियन आर्मी को एक आदेश देना था और दुनिया की 30% जीडीपी वाला अमीर अंपायर उसके कदमों में होता, पर उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन आखिर क्यों? दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर्स को भी आसानी से धूल चटाकर मिट्टी में मिला देने वाले जंगीज खान ने मौका मिलने पर भी अपने सामने मौजूद दुनिया के सबसे अमीर देश भारत पर कोई भी हमला क्यों नहीं किया? वेल तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड। दोस्तों, भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, एक ऐसा देश था जहां की धरोहर, संपत्ति और संस्कृति ने सदियों से विदेशी आक्रमणकारियों को आकर्षित किया था। उस समय भारत की भूमि सोने से भी ज्यादा कीमती मानी जाती थी। जंगीज खान को भारत को जीतने के लिए बस अपनी आर्मी को इंडस रिवर पार करने का आदेश देना था। उस समय भारत पर शमसुद्दीन इल्तुतमिश की मामलुक डायनेस्टी का शासन था, जिसे साल 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया था। इल्तुतमिश के पास युद्ध का कोई भी अनुभव नहीं था, इसलिए जंगीज खान के लिए दिल्ली को जीतना एक बहुत ही आसान काम होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बजाय उसने ख्वाराज़मिया एम्पायर यानी कि प्रेजेंट डे के सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और ईरान को कैप्चर किया और वहां पर अपनी मंगोल आर्मी के कुछ अधिकारियों को छोड़कर वापस चाइना लौट गया। पर आखिर जंगीज खान ने इंडिया पर हमला करने के बजाय वापस लौटने का डिसीजन क्यों लिया? इसे समझने के लिए हमें जंगीज खान को एक साधारण इंसान के तौर पर और मंगोल एम्पायर के किंग के तौर पर दोनों रूप में समझना होगा कि आखिर वो इतना ताकतवर कैसे बना था और उसने अलग अलग साम्राज्यों पर हमला करके उसे मंगोल एम्पायर में मिलाना क्यों शुरू किया था। देखो, जंगीज खान की पर्सनालिटी किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। आज हम जंगीज खान के बारे में जितना भी जानते हैं वो मोस्टली सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स बुक से आता है। जंगीज खान की कहानी का असली राज उसकी शुरुआती जीवन की मुश्किलों में छिपा है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सन 1162 में मंगोलिया के खेंती पर्वतीय क्षेत्र में ओनोन नदी के पास तेमुजिन नाम के बच्चे का जन्म हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भविष्य में यही बच्चा दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर का राजा बनेगा। तेमुजिन के पिता येसुगिए मंगोलियन बोर्जिगिन ट्राइब के मुखिया थे, जिसके चलते तेमुजिन का शुरुआती जीवन अच्छा भी था। लेकिन जब वो केवल 9 साल के थे ना, तब उनकी जिंदगी एक झटके में बदल गई, क्योंकि उसके पिता को दुश्मन ट्राइब ने जहर देकर मार दिया और ट्राइब के नए मुखिया ने तेमुजिन और उसके परिवार को ट्राइब से निकालकर मंगोलिया के ठंडे पहाड़ी इलाकों में मरने के लिए छोड़ दिया, जहां बिना किसी मदद के होने का मतलब था मौत। लेकिन तेमुजिन और उसके परिवार ने ये कर दिखाया। उन्होंने इन कठिनाइयों से लड़ते हुए खुद को मजबूत बनाया। अब इस मुश्किल लाइफ ने तेमुजिन को ये सिखाया कि ताकत और वेल्थ यानी कि संपत्ति केवल तभी मायने रखते हैं जब आपके पास राजनीतिक ताकत भी हो। उसने अपने पिता के जीवन से ये सीखा कि ताकत और राजनीति की समझ के बिना केवल वेल्थ
किसी भी काम नहीं होती और वो आपसे कभी भी दूसरे राजनीतिक ताकत वाले इंसान द्वारा एक ही झटके में छीनी जा सकती है। और दोस्तों इसी बात ने तेमुजिन को चंगेज खान में बदल दिया। उसने ये बात अपने दिमाग में इस तरह बिठा ली कि अब उसके सामने केवल एक सपना था, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पावरफुल इंसान बनना, ऐसा साम्राज्य बनाना जिसकी ताकत के सामने कोई भी सर ना उठा सके। और उसने ऐसा किया भी, क्योंकि केवल 25 सालों में ही उसने दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल साम्राज्य स्थापित किया, जिससे लड़ने के बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था। पर सवाल यह आता है कि आखिर चंगेज खान को दूसरे एम्पायर्स को इन्वेड करने का डिसीजन कैसे आया। ये भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि जहां हम चंगेज खान को यूरोपियन प्रोपेगेंडा के चलते एक निर्दयी और क्रूर राजा मानते हैं ना, जो बस केवल अपने फायदे के लिए दूसरे एम्पायर पर हमला करके उन्हें कैप्चर कर लेता है, पर अगर हम चंगेज खान की लाइफ और उसके द्वारा एम्पायर्स पर हमला करने के रियल रीजंस को ध्यान से समझेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि चंगेज खान क्रूर भले ही हो, लेकिन वो किसी भी एम्पायर पर ऐसे ही हमला नहीं करता था। तो चलिए इसे भी शुरू से देखते हैं, चंगेज खान के पहले सबसे बड़े हमले से। तो चंगेज खान का जन्म एक ऐसे मंगोलिया में हुआ था जहां किसी भी बड़े राजा का कोई भी कंट्रोल नहीं था, बल्कि वहां पर छोटी छोटी ट्राइब थी जिनके अपने अपने मुखिया हुआ करते थे और वो ट्राइब अपने फैसले खुद लिया करती थी। और ज्यादातर समय तो ये ट्राइब आपस में ही लड़ती रहती थी, जिसमें कुछ कारण ताकत की भूख और जमीनी विवाद थे। तो कुछ ट्राइब्स का आपस में लड़ने का कारण था चीन, जो उस समय दो बड़े चाइनीज एम्पायर जिया और जिन डायनेस्टी में बटा हुआ था, जो हमेशा ये मेक श्योर करते थे कि मंगोलिया कबीले कभी भी एकजुट ना हो सके। और ये डायनेस्टी ये भी मेक श्योर किया करती थी कि कोई भी लीडर इतना बड़ा ना बने कि वो इन कबीले को एक साथ मिलाकर एक बड़ा एम्पायर बना सके, जो कि चीन की इन डायनेस्टी के लिए खतरा बने। लेकिन चंगेज खान इकलौता ऐसा लीडर था जो इन सभी ट्राइब्स को एक साथ जोड़ पाया था, जिसके कारण सन 1206 में मंगोलियन ट्राइब्स को एकजुट करके तेमुजिन ने खुद को चंगेज खान घोषित कर दिया, जिसका मतलब था यूनिवर्सल रूलर। उसने मंगोल ट्राइब्स को एकजुट किया और अपनी सेना को इतना मजबूत बनाया कि उसने सबसे पहले अपने दुश्मन चाइना पर हमला करने का फैसला किया। ये हमला सन 1211 में हुआ था और चंगेज खान का सबसे पहला टारगेट था जिया डायनेस्टी, जिससे डायरेक्ट लड़ना काफी मुश्किल था। इसीलिए चंगेज खान ने पहले इस डायनेस्टी को कमजोर करने का फैसला किया और उस समय नॉर्थ चाइना के कई महत्वपूर्ण शहरों को आग लगा दी, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। उसने जिया डायनेस्टी के कैपिटल ज़ेनजुन में सीधा एंटर करने के बजाय उसे चारों ओर से घेर कर ब्लॉक कर दिया। इस तरह चंगेज खान की सेना ने महीनों तक जिया डायनेस्टी के कैपिटल को घेरे रखा, जिसके कारण पूरी राजधानी में भूखमरी फैल गई और लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे। और चंगेज खान की यह स्ट्रैटेजी इतनी सक्सेसफुल निकली कि जिया डायनेस्टी के किंग ने चंगेज खान के सामने सरेंडर कर दिया। इस तरह पूरा नॉर्थ चाइना मंगोल एम्पायर यानी कि चंगेज खान के कंट्रोल में आ गया और अब बारी थी चाइना के ईस्ट हिस्से को कंट्रोल करने वाले दूसरे एम्पायर जिन डायनेस्टी से बदला लेने की, जिस पर चंगेज खान ने सन 1215 में हमला किया और राजधानी बीजिंग में हिस्ट्री के सबसे बड़े मैसेकर को अंजाम दिया। और अंत में यहाँ भी जीत चंगेज खान की ही हुई और दोनों एम्पायर अब चंगेज खान के मंगोल एम्पायर का हिस्सा बन गए। इस समय चंगेज खान दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक एम्पायर को खड़ा कर चुके थे और अब उनका किसी से भी लड़ने का कोई भी मन नहीं था। लेकिन फिर दोबारा कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते उसे जंग में उतरना पड़ा। तो पड़ोसी कारा खिताई एम्पायर ने मंगोल एम्पायर पर एक बड़ा हमला कर दिया था और मंगोल एम्पायर की एक बड़ी सिटी को कैप्चर करके उसके राजा को मार दिया था, जो कि चंगेज खान का ग्रैंड सन इन लॉ था। यह हमला चंगेज खान के एम्पायर पर था, जो कि उसकी ताकत को एक चुनौती थी। इसीलिए सन 1218 में चंगेज खान ने पूरे कारा खिताई एम्पायर के साथ जंग छेड़ दी और कुछ ही समय में पूरे के पूरे एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया और वहां पर एक भयंकर तबाही मचाई, जिसने दुनिया भर के एम्पायर्स के बीच चंगेज खान की एक क्रूर और निर्दयी योद्धा की इमेज बना दी। इस जंग के बाद कारा खिताई एम्पायर भी चंगेज खान के मंगोल एम्पायर का हिस्सा बन गया और अब चंगेज खान दोबारा अपने एम्पायर पर शासन करने में बिजी हो गया। इस समय उसके अधिकारियों ने उसे सलाह दी कि उसे अपने एम्पायर को और अमीर बनाने के लिए दूसरे एम्पायर्स के साथ ट्रेड रिलेशन बनाने चाहिए। चंगेज खान ने एक अच्छे राजा के तौर पर इन सुझावों को माना भी और मंगोल एम्पायर के पास मौजूद खुराजमिया एम्पायर से व्यापारिक रिश्ते बनाने के लिए वहां पर अपने
500 स्ट्रॉन्ग ट्रेड डेलीगेशंस भेजे। पर शायद जंगीज खान का ये शांत स्वभाव खुराजमिया के उस समय के रूलर अलाउद्दीन मोहम्मद सेकंड को पसंद नहीं आया। उसने अपने एम्पायर के एक शहर के एडमिनिस्ट्रेटर शाह को कहकर मंगोल एम्पायर से आए जंगीज खान के सारे ट्रेड डेलीगेशन को बेरहमी से मरवा दिया। और ये जंगीज खान के मंगोल एम्पायर को एक और बड़ी चुनौती थी। लेकिन उस समय जंगीज खान ने थोड़ा सूझबूझ के साथ काम लिया, या फिर कहें कि जंगीज खान अब युद्ध से इतना बोर हो चुका था कि उसने यहाँ पर सीधा हमला करने के बजाय शांति से बात करने की एक और कोशिश की, जिसके लिए उसने दूसरी बार अपने 3 बड़े एम्बेसडर को भेजकर मंगोल के ट्रेड डेलीगेशंस को मारने वाले ओटार सिटी के एम्बेसडर को मंगोल एम्पायर को सौंपने की बात कही, ताकि अपने ट्रेड डेलीगेशन की मौत के लिए मंगोल एम्पायर में ले जाकर उन्हें सजा दी जा सके। लेकिन खुराजमिया एम्पायर के राजा ने यहाँ अपने जीवन की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी और उन तीनों एम्बेसडर को पूरे शहर के सामने बेइज्जती करके उनमें से एक की बेरहमी से जान ले ली और 2 को वापस जाकर जंगीज खान को उनकी खुराजमिया में हुई बेइज्जती के बारे में बताने को कहा। और अब जंगीज खान के सब्र का बांध भी टूट चुका था और जंगीज खान अब इस बेइज्जती का एक कड़ा जवाब देना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने 50,000 सैनिकों के साथ मिलकर सीधा खुराजमिया की ओर चढ़ाई कर दी और अपने रास्ते में आने वाले हर एक शहर में लाशों के ढेर लगा दिए। लेकिन यह युद्ध आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि खुराजमिया के पास भी एक बहुत बड़ी सी आर्मी थी। ऊपर से वो अपने घर में थे और मंगोल आर्मी को सीमा पार करके उनकी जमीन में आकर उन पहाड़ी इलाकों में लड़ना था, जिनके सबसे ऊंचे पॉइंट पर खुराजमिया एम्पायर के सैनिक ऑलरेडी तैनात थे। लेकिन इन सबके बावजूद जंगीज खान और उसकी सेना ने खुराजमिया के एक एक सैनिक को बेरहमी से मार दिया, जिससे पूरे खुराजमिया एम्पायर में डर फैल गया। खुराजमिया का रूलर अलाउद्दीन मोहम्मद सेकंड इस हमले से इतना डर गया कि उसने चंगेज खान से बचने के लिए अपने गद्दी ही छोड़ दी और डर कर कैस्पियन सी के एक आइलैंड पर भाग गया, जिसके तुरंत बाद साल 1220 में उसकी गद्दी उसके बेटे जलालुद्दीन मिकबुरनु को मिली। अब वो भी क्या कर पाता, क्योंकि उसकी सेना को ऑलरेडी चंगेज खान द्वारा कुचल दिया गया था और अगर वो अपनी राजधानी में अभी भी रहता तो जल्द ही चंगेज खान राजधानी में पहुंचकर उसे भी मार डालता। इसलिए उसने भी अपने पिता की तरह अपनी गद्दी छोड़कर भागने का फैसला किया और जलालुद्दीन भागते हुए दिल्ली आ गया, जहां पर उस समय शमसुद्दीन इल्तुतमिश का राज था। अब चंगेज खान चाहता तो केवल सिंधु नदी को पार करके इंडिया में जा सकता था और दिल्ली सल्तनत को डिस्ट्रॉय करके उस समय की दुनिया की रिचेस्ट कंट्री यानी भारत पर अपना कंट्रोल कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, जिसके पीछे इतिहासकारों की कई सारी थियरीज है। तो कहानी शुरू होती है एक अंधेरी रात से, जब चंगेज खान अपनी आर्मी के साथ ख्वाराज़मिया एम्पायर के इलाके में था और भारत पर हमले की तैयारी कर रहा था। उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक यूनिकॉर्न जो उज्बेकिस्तान और भारत के बॉर्डर के बीच में मौजूद था, उसने चंगेज खान को भारत में घुसने से मना कर दिया और वापस चीन लौटने को कहा। चंगेज खान कितना भी क्रूर हो, पर वो धार्मिक चीजों में काफी विश्वास रखता था और उसने इस सपने को एक डिवाइन इंटरवेंशन माना और उसने भारत पर बिना हमला किए वापस लौटने का फैसला लिया। पर क्या सच में एक सपना एक महान योद्धा को अपनी योजना बदलने के लिए मजबूर कर सकता है? यह सवाल आज भी हिस्टोरियंस के मन में गूंजता रहता है। जिसके बाद आती है एक दूसरी थियरी। इस थियरी के अनुसार चंगेज खान ने भारत पर हमला नहीं किया क्योंकि उसकी आर्मी ठंडे इलाकों में रहने के आदी थी। भारत का गर्म वातावरण और चैलेंजिंग जियोग्राफी उसकी आर्मी के लिए मुश्किल हो सकती थी। ऑल्सो ख्वाराज़मिया एम्पायर से लड़ने के बाद उसकी आर्मी को काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में भारत जैसे चैलेंजिंग इलाके में लड़ने के बजाय उसने वापस चीन जाने का फैसला लिया। पर इस थियरी में भी कुछ खामियां हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने सन 1206 में दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया था, वो यूरोप के ठंडे इलाकों से आया था और उसने भारत में सफलतापूर्वक लड़ाई की थी। इसके अलावा तैमूर और बाबर भी ठंडे इलाके से आए थे और उन्होंने भी भारत में सफलतापूर्वक लड़ाई की थी। क्या चंगेज खान की महान आर्मी भारत की गर्मी और ज्योग्राफी से डर गई थी, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण थे? और इस तरह पहुंचते हैं हम अपनी तीसरी थियरी पर।
तो जैसा कि हमने चंगेज खान के जीवन को समझा कि चंगेज खान किसी भी एम्पायर पर बिना किसी ठोस कारण के हमला नहीं करता था। उसका हर हमला किसी बड़ी वजह से ही होता था। एग्जाम्पल के लिए उसने चाइना की जिया और जिन डायनेस्टीज पर इसीलिए हमला किया क्योंकि इन्होंने मंगोलियन ट्राइब्स पर लंबे समय से बहुत से अत्याचार किए थे, उन ट्राइब्स के बीच फूट डाली थी और उन्हें एकजुट नहीं होने दिया था। यानी मंगोल के एकजुट होने पर अगर चंगेज खान चीन की इन डायनेस्टीज पर हमला नहीं करता तो एक समय बाद वो मंगोल एम्पायर पर हमला करके उसे तबाह कर देती। इसके अलावा उसने कारा खिताई एम्पायर पर इसीलिए हमला किया क्योंकि उनकी सेना ने मंगोल एम्पायर पर हमला किया था और उसके एक शहर को कैप्चर करके उसके रूलर को बेरहमी से मार दिया था। ख्वाराज़मिया एम्पायर पर उसने इसीलिए हमला किया क्योंकि उनके रूलर ने उसके 500 ट्रेड डेलीगेशन और एक एम्बेसडर को मारकर उसकी ताकत को चुनौती दी थी। यानी चंगेज खान के हर एक एम्पायर को इन्वेड करने के पीछे एक बड़ी वजह थी। पर भारत इस मामले में इसीलिए खुशकिस्मत रहा क्योंकि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज खान के हमला करने के इस पैटर्न को पहचान लिया था और वो जानते थे कि अगर चंगेज खान को प्रोवोक किया गया तो वो अपनी अनस्टॉपेबल आर्मी के साथ भारत का भी वही हाल करेगा जो ख्वाराज़मिया एम्पायर का हुआ। इसलिए दिल्ली की गद्दी पर बैठे इल्तुतमिश ने यह ध्यान रखा कि वो चंगेज खान को ऐसा कोई भी मौका ना दे कि वो दिल्ली सल्तनत पर हमला करे, जिसके चलते जब ख्वाराज़मिया एम्पायर के रूलर जलालुद्दीन मिकबुरनु चंगेज खान के डर से भागते हुए दिल्ली सल्तनत में पहुंचा तो इल्तुतमिश ने उसे शरण देने से साफ इनकार कर दिया। पर क्या चंगेज खान के पीछे हटने का असली कारण यही पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी? और यहां से हम पहुंचते हैं अपनी चौथी और आखिरी थियरी पर। देखो, जब चंगेज खान ख्वाराज़मिया एम्पायर पर हमला कर रहा था उसी समय चाइना की सिया डायनेस्टी के किंग ने उसके खिलाफ बगावत कर दी थी। ये चंगेज खान के लिए एक बड़ा धोखा था। उसे तुरंत यह तय करना था कि वो भारत पर हमला करे या फिर अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए पहले जिया डायनेस्टी को कुचल दे। और जैसा कि हमने समझा कि चंगेज खान की लाइफ का सबसे बड़ा लेसन यही था कि वो दुनिया का एक ऐसा ताकतवर किंग बने जिसकी ताकत को कोई भी चुनौती ना दे सके। और क्योंकि ये बगावत उसके ही एम्पायर में हुई थी और उसके ताकत को सीधी चुनौती थी, इसीलिए उसने चीन लौटने का फैसला किया और सिया डायनेस्टी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। शायद उसने ये भी सोचा होगा कि चीन में हुई इस बगावत को कुचलकर वो दोबारा भारत को इन्वेड करने के लिए लौटेगा, लेकिन अब चंगेज खान के जीवन पर एक और मोड़ आया जो कि उसके जीवन का आखिरी मोड़ था और वो थी उसकी मौत। क्योंकि सिया डायनेस्टी को पूरी तरह से खत्म करके अपने एम्पायर को दोबारा स्ट्रांग बनाने के बाद ही एक रहस्यमयी तरीके से सन 1227 में उसकी मौत हो गई। चंगेज खान की मौत के बाद उसके तीसरे बेटे ओगेदेई खान ने मंगोल एम्पायर की कमान संभाली, लेकिन समय के साथ साथ मंगोल एम्पायर कमजोर ही होता गया और एक समय बाद धीरे धीरे टूटकर बिखर गया। इन शॉर्ट कहूं तो मुझे यही लगता है कि शायद ख्वाराज़मिया एम्पायर के बॉर्डर पर रहते हुए चंगेज खान ने सोचा होगा कि चीन में विद्रोह को कुचलने के बाद वो भारत में आएगा और उसे अपने नियंत्रण में ले लेगा, लेकिन वो समय कभी भी नहीं आया और इस तरह भारत इतिहास के सबसे बड़े इन्वेडर चंगेज खान से बच गया। वैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि आखिर चंगेज खान ने भारत पर हमला क्यों नहीं किया? और अगर चंगेज खान भारत पर हमला करता तो आज भारत का इतिहास कैसा होता? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा और आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है द पैराडॉक्स ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। यानी कि देखो, इतिहासकार ये मानते हैं ना कि मेसोपोटामियन सभ्यता जो है वो हमारी एडवांस ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे पहला सिविलाइजेशन या सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हुआ करता था। यानी कि मेसोपोटामिया से पहले इतिहासकारों के अनुसार कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं थी जो कि इतनी समझदार हो कि वो एक सोसाइटी को बिल्डअप कर सके। लेकिन गेस व्हाट, जो आज हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं वो इस बात को पूरी तरीके से खारिज करते हैं, लेकिन फिर भी इतिहासकार इस कॉन्सेप्ट को बदलना नहीं चाहते। आखिर क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? इसे जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।